हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम मौर्यकालीन मूर्तियों से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उस पर बात करेंगे। तो मौर्यकालीन मूर्ति कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। तो देखेंगे मौर्यकालीन मूर्ति कला का जो सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है वो सारनाथ का सिंह शीर्ष या सारनाथ का लायन कैपिटल माना जाता है। सारनाथ का सिंह शीर्ष प्रतीक है। तो सारनाथ का जो सिंह शीर्ष है वो सारनाथ में इसलिए बना है क्योंकि वो बुद्ध के धर्मचक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। स्तूप प्रतीक है। तो स्तूप देखेंगे, स्तूप जो है वो समाधि का प्रतीक है और महापरिनिर्वाण का प्रतीक है, दोनों मिलता है इसके बारे में। तो कहीं कहीं महापरिनिर्वाण सही करता है, कहीं कहीं समाधि सही करता है। अब रही बात कि इनमें से कौन सा सही होगा, ये आयोग के ऊपर डिसाइड करता है कि किसे सही करेगा, क्योंकि दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह पर। तो इसमें महापरिनिर्वाण भी सही हो सकता है, समाधि भी सही हो सकता है। कोशिश करो कि अगर प्रश्न ऐसा आए तो ऐसे ऑप्शन ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। तो वैसे लगाना हो तो महापरिनिर्वाण लगा देना। राइट आंसर महापरिनिर्वाण। मौर्यकालीन कालशी का हाथी कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालसी का जो हाथी है वो देहरादून से प्राप्त हुआ है। मौर्यकालीन धौली का हाथी कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौली के हाथी की जो मूर्ति है वो उड़ीसा में रखी हुई है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप है। तो राइट आंसर हो जाएगा केसरिया स्तूप। उसके बाद भारत का सबसे प्राचीन स्तूप जो है वो पिपरावा स्तूप है। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जावा इंडोनेशिया वाला है, तो जावा स्तूप। अशोक के सारनाथ के सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम क्या है? इसमें एक बात ध्यान रखना कि ऑप्शन तो छोड़ ही दो, क्योंकि कहाँ से शुरू होगा ये तो हो ही नहीं सकता। एक तो गोल है, ऊपर से 4 शेर चारों दिशाओं में है, तो चारों तरफ से एक जैसा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सबसे पहले ये आएगा फिर ये आएगा। ये ध्यान रखना है कि किसके आगे कौन चलेगा, बस इतना ध्यान रखना उसका सही क्रम। तो ये जो बनाया गया है उसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है? लॉजिक उनके जीवन से संबंधित है। तो पहले हाथी, क्योंकि बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक हाथी है, तो पहले गर्भ में आए बुद्ध तो हाथी होगा। हाथी के आगे चलेगा बैल, क्योंकि फिर बुद्ध जवान हुए तो जवानी का प्रतीक बैल है, तो हाथी के आगे बैल चलेगा। फिर बैल के बाद, जवानी के बाद उन्होंने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में, तो बैल के बाद घोड़ा आएगा, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक, और गृह त्याग करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो फिर बाद में सिंह आएगा। तो पहले हाथी, फिर हाथी के आगे बैल, बैल के आगे घोड़ा, घोड़ा के बाद सिंह। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। ध्यान रखना बी भी हो जाएगा, और इसमें जो डी ऑप्शन है घोड़ा, घोड़ा के बाद सिंह, सिंह के बाद हाथी, हाथी के बाद बैल, ये भी सही हो सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन जैसे मतलब बनाया गया है जब, तो क्वेश्चन को सेट ऐसा किया गया है कि 2 ऑप्शन गलत किए हैं, 2 ऑप्शन नहीं रखने चाहिए थे, एक ही इसमें सही होगा। तो राइट आंसर बी जो है वो सही है। तो आप पूरे ऑप्शन को पढ़ करके उस लॉजिक के हिसाब से देखना, केवल आपको वहाँ ये देखना है किसके पीछे कौन चल रहा है। बाकी वो गोल है तो ये क्लियर नहीं कहा जा सकता कि पहले यहाँ से शुरू होगा। तो बस ये क्रम याद रखिएगा तो ये सही हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ भी बी हो जाएगा, घोड़ा बैल, सॉरी हाथी, हाथी के आगे बैल, बैल के आगे घोड़ा, घोड़ा के आगे सिंह। अब इसमें जो डी है, इसमें भी अगर देखें तो सही क्रम चल रहा है। देखो यहाँ से शुरू करो हाथी से, तो हाथी के बाद बैल, बैल के बाद घोड़ा, घोड़ा के बाद सिंह, तो 4 भी सही है। तो इस हिसाब से 2 और 4 दोनों सही हैं। तो ये ऑप्शन ऐसे नहीं होंगे, इसमें ऑप्शन गलत रखे गए हैं, एक ही कोई सही होगा ऐसे में। सारनाथ का सिंह शीर्ष भारत का नेशनल एम्बलम यानी राष्ट्रीय प्रतीक है। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो सत्यमेव जयते जो उक्ति है वो मुंडकोपनिषद से ली गई है। महाराष्ट्र के पीतल खेड़ा गुफा में किस कलाकार का नाम उल्लेखित है? तो महाराष्ट्र के पीतल खेड़ा गुफा में कान्हा का नाम उल्लेखित है। महाराष्ट्र के कोडाने गुफा में किस कलाकार का नाम उल्लेखित है? तो महाराष्ट्र के कोडाने गुफा में कान्हा के शिष्य बालक का नाम उल्लेखित है। सत्यमेव जयते किस भाषा में लिखा गया है? सत्यमेव जयते संस्कृत भाषा में लिखा गया है। भारत के प्रतीक चिन्ह में सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा गया है? तो ध्यान रखना लिपि देवनागरी है, तभी हम उसको पढ़ पाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में लिखा गया है। भाषा और लिपि में अंतर है, कई बार बता चुका हूँ, ध्यान रखना। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है, स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है थूहर या ढेर। स्तूप का सर्वप्रथम प्रयोग हमें कहाँ देखने को मिलता है? स्तूप शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में देखने को मिलता है। स्तूप होता है
स्तूप अर्धवृत्ताकार ठोस आकृति होती है, उल्टे कटोरे के समान। तो राइट आंसर सी होगा, अर्धवृत्ताकार ठोस आकृति। स्तूप का सबसे पवित्र भाग होता है, तो स्तूप का जो सबसे पवित्र भाग होता है वो हर्मिका होता है। हर्मिका को पाषाण पेटिका भी कहते हैं। स्तूप में छत्र प्रतीक है। स्तूप में जो छत्र है वो बुद्ध के त्रिरत्न का प्रतीक है, यानी बुद्ध, धम्म और संघ का। भरूत स्तूप है। भरूत स्तूप पारिभौगिक स्तूप के अंतर्गत आता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बुद्ध के प्रयोग की गई वस्तु कमंडल के ऊपर वो स्तूप बना था, इसलिए पारिभौगिक स्तूप। सांची स्तूप है। सांची स्तूप जो है वो शारीरिक स्तूप के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पर अस्थियों के ऊपर ये स्तूप बनाया गया था। सांची स्तूप किस काल में बनाया गया? तो सांची स्तूप मुख्य रूप से मौर्य काल में बनाया गया था। अमरावती स्तूप किस काल में बनाया गया? तो अमरावती सातवाहन काल का है। भरूत स्तूप किस काल में बनाया गया? भरूत स्तूप जो है ये शुंग काल का है। नागार्जुन कोंडा स्तूप किस काल में बनाया गया? नागार्जुन कोंडा और अमरावती ये दोनों सातवाहन काल के हैं। राइट आंसर सातवाहन काल हो जाएगा। सांची स्तूप के तोरण द्वार का निर्माण किस काल में हुआ? तो सांची स्तूप के तोरण द्वार का निर्माण जो है वो आंध्र सातवाहन काल में हुआ था। कौन सा स्तूप ईंटों द्वारा निर्मित किया गया है? तो ईंटों द्वारा निर्मित जो स्तूप है वो हमें सारनाथ का धमेख स्तूप देखने को मिलता है, जो कि गुप्त काल में गुप्त शासकों द्वारा बनवाया गया था। तो राइट आंसर धमेख स्तूप हो जाएगा। सांची का प्राचीन नाम क्या था? सांची का प्राचीन नाम ककंद बोट था। सांची को पहले ककंद बोट के नाम से जाना जाता था। अमरावती का प्राचीन नाम क्या था? अमरावती का जो प्राचीन नाम था वो धान्यकटक था। राइट आंसर धान्यकटक हो जाएगा। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? सारनाथ का जो प्राचीन नाम था वो मृगदाव या ऋषिपत्तन था। राइट आंसर मृगदाव या ऋषिपत्तन। सांची स्तूप की खोज किसने की? तो सांची स्तूप की खोज सर्वप्रथम 1818 में जनरल टेलर के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर जनरल टेलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमरावती स्तूप की खोज किसने की थी? तो अमरावती स्तूप की खोज 1797 में कर्नल मैकेंजी के द्वारा की गई थी। राइट आंसर कर्नल मैकेंजी होगा। भरूत स्तूप की खोज किसने की थी? तो भरूत स्तूप की जो खोज है वो 1873 में कनिंघम के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर कनिंघम हो जाएंगे। भारतीय रुपए के पीछे सांची के स्तूप का स्तूप छपा हुआ है। तो भारत में जो हम देखेंगे 200 रुपए की नोट होती है, 200 रुपए की नोट के पीछे सांची का स्तूप हमें देखने को मिलता है। तो राइट आंसर 200 के नोट वाला मैंने ट्रकोए हरा सलाम से एक ट्रिक भी बताई थी, किस नोट के पीछे कौन सा चित्र है। सांची स्तूप का सबसे अलंकृत तोरण द्वार कौन सा है? तो सांची स्तूप का सबसे अलंकृत तोरण द्वार उत्तरी तोरण द्वार है। राइट आंसर उत्तरी तोरण द्वार हो जाएगा। प्रसिद्ध सालभंजिका नामक मूर्ति शिल्प सांची स्तूप के किस तोरण द्वार में बना हुआ है? तो प्रसिद्ध सालभंजिका नामक मूर्ति शिल्प जो है ये हमें सालभंजिका जो है ये पूर्वी तोरण द्वार में देखने को मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी तोरण द्वार। सांची की सालभंजिका का संबंध किस काल से है? तो सांची की सालभंजिका का संबंध आंध्र सातवाहन काल से है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप बिहार के चंपारण में स्थित है। भारत का सबसे प्राचीनतम स्तूप पिपरहवा स्तूप कहाँ है? भारत का सबसे प्राचीन जो स्तूप है पिपरहवा स्तूप उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में स्थित है। राइट आंसर उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थ नगर। बुद्ध के कमंडल के ऊपर बनाया गया स्तूप कौन सा था? अब इसके पहले ही हमने बताया है कि बुद्ध के कमंडल के ऊपर भरहुत स्तूप का निर्माण कराया गया था। राइट आंसर भरहुत। कौन सा स्तूप सबसे सुरक्षित अवस्था में है? तो यहाँ पर हम देखेंगे सांची का स्तूप जो है वर्तमान में सबसे सुरक्षित अवस्था में है, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी कोई स्तूप के बारे में पढ़ाता है तो सबसे पहले आपको सांची की स्तूप की फोटो दिखाता है, और स्तूप की बात होती है तो सांची का ही नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भरूत स्तूप के खंडित अवशेषों को कहाँ संग्रहित किया गया है? तो भरूच में जाए तो वहाँ तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो पूर्णतः नष्ट हो चुका है और वहाँ कुछ देखने को भी नहीं मिलेगा। उन सभी के अवशेषों को भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में संग्रहित किया गया है। तो अगर हमें भरूच स्तूप को देखना है तो हमें कलकत्ता जाना होगा। सांची स्तूप को कब
विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया? तो यहाँ पर हम देखेंगे, अभी विश्व धरोहर की सूची वाला हमने एक वीडियो कराया था, ट्रिक के हिसाब से सब बताया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 1989 में सांची स्तूप को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा सी, 1989। अमरावती स्तूप के खंडित अवशेषों को किस संग्रहालय में संग्रहित किया गया है? तो अमरावती के जो स्तूप हैं इनके अवशेषों को मद्रास संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। तो राइट आंसर मद्रास संग्रहालय हो जाएगा। अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है? यहाँ पर हम देखेंगे अमरावती स्तूप जो है वो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश का। सांची स्तूप किस नदी के किनारे स्थित है? तो सांची स्तूप हम देखेंगे, सांची स्तूप बेतवा नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा बेतवा। अमरावती का स्तूप किस नदी के किनारे है? अमरावती का स्तूप जो है वो कृष्णा नदी के किनारे है। राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। ईंटों से निर्मित सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण कराया था? कभी पहले भी हमने बताया कि ईंटों से निर्मित सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण गुप्त शासकों के द्वारा कराया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गुप्त शासक। 1912 में सांची के स्तूप का जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो 1912 में सांची स्तूप का जो जीर्णोद्धार है वो जॉन मार्शल द्वारा कराया गया था। राइट आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल। तो इस प्रकार हमारी ये 50 प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए इस समय पर। और एक बात और ध्यान दीजिए कि जैसे जो अभी 16 तारीख को असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ है, उस पेपर को एनालिसिस करके उस पेपर से हम ये चीज़ समझ सकते हैं, एक अंदाज आप लगा लो कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ उसमें करंट अफेयर से कितने प्रश्न बने थे, जो करंट में कला की चीज़ें चल रही उससे कितने प्रश्न बने थे। एक भी प्रश्न नहीं था करंट संबंधी, जबकि वो हायर एजुकेशन का पेपर था। तो आप जो कंटेंट आपके पास अवेलेबल है उस पर फोकस करो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीट करो, ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करो जितनी ज़्यादा हो सके। करंट में जो प्रश्न आएंगे 2 से 3 प्रश्न आ सकते हैं, क्या आएंगे किसी को नहीं पता है। तो जो उम्मीद लगाई जा रही है, पेपर हुआ इसमें तो एक भी नहीं आया। और जबकि हायर एजुकेशन का पेपर टफ माना जाता है, बड़ा लेवल माना जाता है, तो यहाँ तो जरूर करंट अफेयर से संबंधित, जो कला से संबंधित करंट में चल रहा है उससे प्रश्न बनने चाहिए थे, लेकिन नहीं बने। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमें पूरा फोकस रखना है। जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से जो टॉपिक हैं उन टॉपिक को हम ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करें और अच्छे से अच्छी तरीके से रिवाइज करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।